अगर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते हत्यारे को ये तय कर लेना चाहिए कि इसके बदले उसको अपना जीवन देना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो मुझे दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती। दोस्तों, ये कहना था अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का, जिनकी हत्या 22 नवंबर 1963 के दिन नॉर्थ टेक्सास के डैलस शहर में हुई। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी खुली लिमोजिन कार में भारी सुरक्षा के साथ एक सड़क से गुजर रहे थे। सड़क के दोनों तरफ जमा भीड़ उनका स्वागत कर रही थी और लोग उन्हें अपने सामने देखकर काफी खुश थे। कोई प्रेसिडेंट कैनेडी से हाथ मिलाना चाह रहा था तो कोई उन पर फूलों की बारिश कर रहा था। तभी भीड़ के बीच से 2 गोलियां चलती हैं। एक गोली अमेरिकी राष्ट्रपति के सिर में लगती है और दूसरी गोली उनके गर्दन को छेदती हुई निकलती है। ये मंजर देखकर राष्ट्रपति की गाड़ी में ही मौजूद उनकी पत्नी जैकलीन कैनेडी वहीं बेहोश हो जाती है। इस घटना को आज 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि आज तक इस घटना के पीछे का कारण सामने नहीं आ सका। इवन इस घटना को किसने अंजाम दिया, यह भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। पर आज हम इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कौन है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का हत्यारा। This month marks 60 years since the assassination of President John F. Kennedy. There has been an attempt, as perhaps you know now, on the life of President Kennedy. It appears as though something has happened in the motorcade route. Something, I repeat, has happened in the motorcade route. साल था 1964। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी 1964 में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। हालांकि उस समय तक कैनेडी ने अपनी ऑफिशियली राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेंसी की अनाउंसमेंट नहीं की थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उनकी दावेदारी बिल्कुल पक्की थी। उन्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि वो एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाएंगे। और अपने इस भरोसे को और भी पक्का करने के लिए कैनेडी ने 1963 के सितंबर महीने में ही महज एक हफ्ते में 9 राज्यों में जनसभाएं की। लेकिन इस समय तक जिस राज्य पर कैनेडी का सबसे ज्यादा ध्यान था वो था टेक्सास, क्योंकि टेक्सास में उनकी पार्टी डेमोक्रेट्स के कई नेताओं के बीच में आपसी मनमुटाव था। कैनेडी से उनकी अपनी ही पार्टी के कुछ नेता नाराज थे और चुनाव से पहले उन नेताओं की नाराजगी दूर करना कैनेडी के लिए सबसे जरूरी था। इसलिए कैनेडी ने टेक्सास की 2 दिवसीय यात्रा शुरू करने का फैसला किया, जिसके लिए 21 नवंबर की तारीख तय हुई। कैनेडी के साथ उनकी पत्नी जैकलीन ने भी टेक्सास जाने का फैसला किया। एक्चुअली जॉन कैनेडी और उनकी वाइफ जैकलीन को 9 अगस्त 1963 को एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसके 2 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा सदमे में थी। इस सदमे से बाहर निकलने के लिए जैकलीन ने अपने पति के साथ टेक्सास दौरे पर जाने का फैसला लिया। पर उन्हें क्या पता था कि वो अपने बेटे को तो पहले खो चुकी है और अब पति को खोने की बारी थी। जिसके बाद कैनेडी एयरपोर्ट से निकलते हैं और 3 अलग अलग प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। दोपहर करीब 12:30 हुए थे। प्रेसिडेंट कैनेडी का काफिला शहर के डेली प्लाजा के पास पहुंचता है। तभी टेक्सास के गवर्नर प्रेसिडेंट कैनेडी को धीरे से कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, अब आप ये नहीं कह सकते कि डलास आपसे प्यार नहीं करता। इस पर कैनेडी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब मैं ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों, कैनेडी अपनी बात खत्म ही करने वाले थे, तभी कहीं से 2 गोलियां चलती हैं, जिनमें से एक गोली प्रेसिडेंट के सिर में लगती है और दूसरा उनकी गर्दन में लगती है। और इस घटना से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवान तुरंत उन्हें लेकर पास के पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर्स दोपहर के 1 बजे प्रेसिडेंट कैनेडी को मृत घोषित कर देते हैं। President Kennedy died some 38 minutes ago. अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर प्रेसिडेंट पर गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। हालांकि उस समय राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे एक पुलिस ऑफिसर ने जब यह दावा किया कि उसने डेली प्लाजा के पास मौजूद स्कूल बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर पर एक लड़के को गोली चलाते हुए देखा, तब पुलिस और FBI के ऑफिसर्स ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्कूल बुक डिपॉजिटरी को चारों तरफ से सील कर दिया और कुछ ऑफिसर्स अपने गन को लेकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए। स्कूल बुक डिपॉजिटरी में काम करने वाले सभी वर्कर्स की जांच की गई, जिसमें पुलिस ने एक शख्स को मिसिंग पाया, जिसका नाम ली हार्वे ऑसवाल्ड था। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या के आरोप में ली हार्वे ऑसवाल्ड को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि राष्ट्रपति की हत्या के बाद ऑसवाल्ड स्कूल बुक डिपॉजिटरी से भागकर अपने घर चला गया, जहां सबसे पहले उसने अपने कपड़े चेंज किए और अपनी पिस्तौल लेकर वहां से भी भाग गया। और दूसरी तरफ स्कूल बुक डिपॉजिटरी में उसके ना मिलने से ऑसवाल्ड को पुलिस चारों तरफ तलाश रही थी। इसी दौरान पेट्रोलिंग पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने ओसवाल्ड को देख लिया था। तब उसने ओसवाल्ड को सरेंडर करने को कहा, लेकिन ओसवाल्ड ने सरेंडर करने की बजाय अपनी पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ 4 गोलियां मार देता है, जिस वजह से उस पुलिस ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद ओसवाल्ड वहां से भागकर एक मूवी थिएटर में जाकर छुप जाता है, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो पुलिस से बचकर भाग नहीं पाया और एक दिन उसको वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिनों तक पुलिस
FBI और CIA ओसवाल्ड को कस्टडी में लेकर पूछताछ करते हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो यह है कि 2 दिनों तक चलने वाले इस इंटरोगेशन में पुलिस के पास इसकी कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब 2 दिनों तक अंदर बंद कमरे में क्या हुआ इसका सबूत किसी के पास नहीं है। इसके 2 दिन बाद यानी 24 नवंबर को जब पुलिस ओसवाल्ड को पुलिस हेडक्वार्टर से निकालकर जेल में शिफ्ट कर रही थी, तभी डलास के नाइट क्लब चलाने वाले जैक रूबी नामक एक शख्स ने ओसवाल्ड की गोली मारकर हत्या कर दी। जब बाद में रूबी से इस हत्या के पीछे का कारण पूछा गया तो उसने एक बात बोलकर सबको चौंका दिया। उसने कहा कि कैनेडी की हत्या से बहुत दुखी था, इसीलिए गुस्से में आकर उसने ओसवाल्ड की भी हत्या कर दी। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि अपनी गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही जैक रूबी ने भी एक दिन जेल में सुसाइड कर ली। दोस्तों, ये कहानी एक साथ कई सारे सवालों को खड़ा करती है। अब जरा सोचिए, अगर जॉन एफ कैनेडी की हत्या ओसवाल्ड ने ही की थी तो फिर उसने स्कूल बुक डिपॉजिटरी से भागकर पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने की क्या जरूरत थी। एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने पुलिस, CIA, FBI इन सबकी आंखों में धूल झोंककर प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या कर दी, वो भला इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये वो सवाल है जिनका जवाब आज तक ढूंढने से भी नहीं मिला। वैसे कैनेडी की हत्या के वक्त वहां मौजूद कई लोगों का यह तक कहना है कि ओसवाल्ड वो शख्स नहीं है जिसने प्रेसिडेंट कैनेडी पर गोली चलाई थी, क्योंकि गवाहों ने उस समय स्कूल बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर पर किसी और इंसान को देखा था। यानी इससे ये थ्योरी निकलती है कि ओसवाल्ड को इस मामले में जानबूझकर फंसाया गया था और यही वो लोग थे जिन्होंने जैक रूबी के हाथों ओसवाल्ड की हत्या करवाई थी। अब आप इस क्लिप को देख सकते हैं जब ओसवाल्ड को पुलिस हेडक्वार्टर से जेल शिफ्ट किया जा रहा था। तब वह मीडिया के सामने आकर यह कहता हुआ नजर आया था कि वह निर्दोष है। No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या के पीछे टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनेली को जिम्मेदार मानते हैं। एक्चुअली जॉन कॉनेली वो शख्स थे जिन्होंने प्रेसिडेंट की स्पीच के लिए ट्रेडमार्क को चुना था और व्हाइट हाउस चाहता था कि ट्रेडमार्क की जगह प्रोग्राम वुमेन्स बिल्डिंग में हो, लेकिन जॉन कॉनेली के कहने पर ही ट्रेडमार्क को प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया गया। दोस्तों, यहाँ सिर्फ जगह को चुनने में ही गलती नहीं हुई थी, बल्कि जिस रास्ते को ट्रेडमार्क के लिए चुना गया था उस रास्ते को चुनने में ही सबसे बड़ी गलती थी। और ये गलती खुद प्रेसिडेंट कैनेडी ने की थी। डलास के लव फील्ड एयरपोर्ट से, जहां प्रेसिडेंट कैनेडी अपनी वाइफ के साथ उतरे थे, वहां से ट्रेडमार्क जाने का एक आसान रास्ता था जिसमें सिर्फ एक टर्न लेना था और प्रेसिडेंट कैनेडी आराम से ट्रेडमार्क पहुंच जाते। और अगर प्रेसिडेंट कैनेडी ये रास्ता चुना होता तो शायद उनकी जान बच गई होती। लेकिन कैनेडी ने ऐसा रास्ता सेलेक्ट किया जो कि शहर के भीड़-भाड़ इलाके से होकर जाता था और ये वही रास्ता है जो स्कूल बुक डिपॉजिटरी के बिल्कुल करीब से जाता था, जहां से शूटर ने उनको शूट किया था। यहाँ गवर्नर कॉनेली पे शक करना इसलिए भी गलत है क्योंकि जिस समय शूट हुआ उस समय प्रेसिडेंट की गाड़ी में ये भी मौजूद थे। इस हमले में जॉन कॉनेली भी घायल हुए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो ठीक हो गए। प्रेसिडेंट कैनेडी को शूटर ने 2 गोली मारी थी। अगर शूटर से थोड़ी भी चूक होती तो जॉन कॉनेली की भी मौत हो सकती थी, जो कि गवर्नर थे। यानी ये बात साफ है कि कैनेडी की हत्या के पीछे कॉनेली जिम्मेदार नहीं है। वैसे बाद में जब FBI प्रेसिडेंट कैनेडी के हत्यारों का पता लगा रही थी तब उनके हाथ एक पिक्चर लगी। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। ये एक महिला है जिसने अपने सिर को कपड़े से ढका हुआ है। इवन इसने अपनी आंखों को छुपाने के लिए एक चश्मा भी लगाया हुआ है। जब प्रेसिडेंट कैनेडी को मारने के लिए फायरिंग हुई तब चारों तरफ लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन ये महिला वहां आराम से खड़ी होकर फोटो खींच रही थी। आप इस फोटो में देख सकते हैं ना तो इस महिला के चेहरे पर कोई डर है और ना ही इस घटना का कोई शौक है। इस पिक्चर के वायरल होने के बाद से कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये महिला जिस कैमरे से फोटो खींच रही है बल्कि वो कैमरा नहीं, वो एक गन है जिससे उसने प्रेसिडेंट कैनेडी पर शूट किया था। वैसे कहा जाता है कि बाद में पुलिस ने इस महिला को बहुत खोजने की कोशिश की, लेकिन ये महिला आज तक मिली नहीं। खैर, इस महिला को अब द बाबुश्का लेडी के नाम से जाना जाता है, जिसका रशियन लैंग्वेज में मीनिंग होता है रहस्यमयी महिला। तो आपको क्या लगता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की हत्या किसने की? नीचे कमेंट में बताओ। धन्यवाद।